हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करेंगे सब अच्छे हैं। और आज हम जान लेते हैं कि बॉन्ड होता क्या है, राइट। क्योंकि इससे पहले हम बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, जिसके अंदर हमने डिस्कस किया था कि जो मनी मार्केट है वो क्या होती है, कैपिटल मार्केट है वो क्या होती है। इन दोनों के बीच में हमने बहुत अच्छे से डिफरेंस किया था। फिर हमने जो कैपिटल मार्केट की दो और मार्केट है, जिसे हम प्राइमरी मार्केट कहते हैं और जिसे हम सेकेंडरी मार्केट कहते हैं, इन दोनों टॉपिक्स को हम बहुत अच्छे से डिफरेंस भी किया था, इनके मतलब को भी समझा था। क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ से आपको 4 से 5 नंबर में क्वेश्चन मिलता है। और कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट के ऊपर तो डिफरेंस मिलता ही मिलता है, राइट। देन हमने देखा था कि जो हम पैसे को, जब कंपनी को पैसे की जरूरत होती है तो पैसा कहाँ कहाँ से अरेंज कर सकती है। मैंने आपको इक्विटी समझा दिया, मैंने आपको प्रेफरेंस करवा दिया, मैंने आपको डिबेंचर्स भी समझा दिया और इसके टाइप्स भी हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किए थे। अब हम आज डिस्कस करने वाले हैं बॉन्ड क्या होता है। बॉन्ड भी एक तरह का पैसे को अरेंज करने के लिए कंपनी के पास बहुत अच्छा सोर्स है। मान लीजिए ये कंपनी है, राइट। कंपनी को पैसे की रिक्वायरमेंट है, पैसों की जरूरत है, तो इसके पास कौन कौन से साधन है। मैंने आपको बताया स्टॉक मार्केट है, स्टॉक मार्केट है जहां पर वो इक्विटी के साथ डील कर सकती है, शेयर प्रेफरेंस के साथ डील करती है। अच्छा, फिर मैंने बताया आप बैंक से लोन ले सकते हैं, ये भी एक अच्छा सोर्स है कि जहां से आप पैसे को इजीली रेज कर सकते हो। फिर आपने देखा कि तीसरा ऑप्शन आपके पास बॉन्ड भी है ना। अच्छा, तीनों चीजें आपकी लॉन्ग टर्म सोर्सेज को अरेंज करने के लिए होती है। पहला पॉइंट तो आपको ये भी याद रखना चाहिए। अच्छा, कंपनी बॉन्ड इशू कब करती है, क्या रीजन रहते हैं, कौन कौन से सर्कमस्टांसेस है, इन सभी पॉइंट्स को हम जानेंगे। कैसे ये डिबेंचर से डिफरेंशिएट करते हैं, इन टॉपिक्स के बारे में भी हम जानेंगे। ओके। अच्छा, कंपनी के पास सबसे पहला जो ऑप्शन है स्टॉक मार्केट है। देखो मैंने आपको बताया जो स्टॉक मार्केट में होता है, आपका जो रिस्क है, इवन मैं कहूं कि जो रिटर्न है, वो दोनों कैसे होते हैं, वो दोनों आपके हाई होते हैं, है ना। हाई रिस्क तो हाई रिटर्न रिसीव होने वाला है। फिनेंस को अरेंज करना, प्रोक्योर करना, हमने 5 फैक्टर पे देखा था। पहला फैक्टर क्या देखा था, हमने कंट्रोल देखा था कि कंपनी का कंट्रोल कुछ एक लोगों के हाथ में रहना चाहिए जो कि इक्विटी शेयर होल्डर्स है। फिर हमने देखा था कि रिस्क किसमें सबसे ज्यादा है। फिर हमने देखा था कि रिटर्न किसके सबसे ज्यादा है। फिर हमने देखा था कि आपके पास ये 5 पॉइंट पढ़े थे हमने। एक सेकेंड, लिक्विडिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी कहां पर ज्यादा है, लिक्विडिटी कहां पर है, हम इन चीजों को देखते हैं, राइट। देन फिर हमने प्रॉफिट भी देखा था कि अगर मैं यहां पर इन्वेस्ट कर रही हूं तो मेरा प्रॉफिट क्या रहने वाला है, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो क्या है, कि वो इजिली जो भी लोन ले रही है, जो भी पैसा फर्म से या फिर मैं कहूँगी पब्लिक से रेज कर रही है, वो उसको पे करने के लिए इतना कैपेबल है या नहीं है। इन सभी चीजों के बारे में डिस्कस किया था कि जब हम पैसे को रेज करते तो ये सभी फैक्टर देखने पड़ते हैं। सो स्टॉक मार्केट के अंदर रिस्क क्या था, हाई था, तो रिटर्न भी हाई होगा। बट यहाँ पर एक और फैक्टर है जो कि कंट्रोल का फैक्टर है। अगर कोई कंपनी चाहती नहीं हो कि उसका कंट्रोल ज्यादा सारे लोगों के हाथ में जाए तो वो स्टॉक मार्केट का यूज नहीं करेगी, क्योंकि यहाँ पर जब भी हम इक्विटी शेयर्स को यूज करते हैं तो यहाँ पर जो ओनरशिप होती है कंपनी की, वो काफी सारे लोगों के हाथ में चली जाती है ना। क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर्स को क्या माना जाता है, एज अ रियल ओनर माना जाता है। तो जितने ज्यादा पर्सन एज ए इक्विटी को सब्सक्राइब करेंगे, उतने ज्यादा ही कंपनी का उन सभी लोगों के क्या रहने वाला है, अधिकार रहने वाला है। एग्जाम्पल के तौर पर पहले मान लीजिए 2 व्यक्तियों ने इक्विटी शेयर ले रखे थे, तो यहाँ पे 50% उनके पास उसका कंपनी का राइट था। जैसे ही 2 व्यक्ति और आ गए इक्विटी को सब्सक्राइब करने के लिए, 50-50 की बजाय आपका 25% बच गया। तो यहाँ पर जो कंपनी का जो कंट्रोल है, यहाँ पर पहले 2 व्यक्तियों के हाथ में था, अब यहाँ पर केवल 4 व्यक्तियों के हाथ में हो गया, है ना। तो यहाँ पर क्या पता कोई कंपनी अपना कंट्रोल आगे डिस्ट्रीब्यूट ना चाहती हो, जिसे हम डायल्यूटेशन कहते हैं, राइट। सो इसलिए स्कोप इसको कैंसिल कर सकता है, ये स्कोप हमारे लिए कैंसिल हो सकता है। अच्छा, बैंक से जब हम लोन लेते हैं तो बैंक का एक क्राइटेरिया मैंने आपको समझाया था। जब भी बैंक आपसे लोन देती है तो वो क्या करती है, यहां पर है आप, ये आपका बैंक है, ठीक है। आपने क्या किया, पैसे को यहाँ पे सेव किया, ठीक है। बैंक आपसे पैसे किस तरीके से ले सकता है, या तो आपकी उस बैंक में अंदर आपका क्या होने वाला है, सेविंग अकाउंट होने वाला है, करंट अकाउंट होने वाला है, या फिर आप उस पैसे की आप क्या करवा देते हो, एफडी करवा देते हो, है ना। तो बैंक क्या करता है, इन सभी पैसे के ऊपर आपको क्या देता है, एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट देता है। मान लीजिए वो इंटरेस्ट रेट क्या है, 5% है, ठीक है। अच्छा, बैंक के पास जो पैसा आया है, जो मनी आई है, वो पैसा अपने पास थोड़ी ना रखेगी।
जैसे आप कमाना चाहते तो बैंक भी कमाना चाहेगी। सो बैंक ने उस पैसे को आगे लैंडिंग पे दे दिया है, मीन्स की उधार पर दे दिया है, ठीक है। वो उधार आप किसी को भी दे सकते हैं, आप किसी बैंक को दे सकते हैं, या फिर किसी कॉर्पोरेट सेक्टर को दे सकते हैं, या फिर आप बैंक गवर्नमेंट को दे सकते हैं। सो जब भी बैंक एक लोन के तौर पर आगे पैसे को आगे डिलीवर करती है, इन्वेस्ट करती है, सो बैंक इनसे चार्ज करता है एक इंटरेस्ट रेट। यहाँ पर किसकी इनकम हो रही है, बैंक की इनकम हो रही है, किस तौर पे, इंटरेस्ट के तौर पर। मान लीजिए उसकी रेट रखी है, वो हमेशा इस रेट से क्या मिलेगी, आपको ज्यादा मिलेगी, 2 गुना मिलेगी या 1.5 गुना मिलेगी, मिलेगी जरूर। मान लीजिए मैं यहाँ पे लेके चल रही हूँ 10 से 11% आपका यहाँ पे इंटरेस्ट आप क्या कर रहे हो, रिसीव कर रहे हो उस अमाउंट के ऊपर जहां पे आपने लोन दिया है। अच्छा, सो जो इसके बीच का जो परसेंटेज है वो क्या रहने वाली है, कंपनी का, बैंक का मार्जिन रहने वाला है, जो कि वो कमा रही है इस पैसे के ऊपर, है ना। अच्छा, जब मैंने यहाँ पे आपको बैंक का ऑप्शन दिया तो बैंक ने कहा कि मैं आपसे 10 से 11% या फिर मैं कहूँ कि 12 से 14% आपसे एज ए इंटरेस्ट चार्ज करूंगी। तो कंपनी कहती है ये तो बहुत ज्यादा हाई कॉस्ट पे, हाँ कॉस्ट एक तो फैक्टर था, ज्यादा कॉस्ट होने वाली है हमारे पैसे को अरेंज करते टाइम। सो हमारे पास एक बीच का साधन आ जाता है जिसको नाम कहेंगे हमारा बॉन्ड। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हम अपने ओनरशिप भी नहीं ट्रांसफर करते और साथ ही साथ इसका जो रेट होता है, इंटरेस्ट जो इन बॉन्ड्स के इशू करने पर आपको कंपनी को देना पड़ता है उन पब्लिक को, तो वो जो रेट होता है वो इसके कंपैरिजन में आपको बहुत कम होता है। यहाँ पे 8 से 7 से 9% के यहाँ पर रेट होता है। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कंपनी बैंक से पैसा रेज नहीं करती है, तो वो क्या चाहती है कि मैं पब्लिकली क्या इशू कर दूं, बॉन्ड इशू कर दूं, ठीक है। पब्लिकली मैं क्या इशू कर दूं, बॉन्ड इशू कर दूं। और इस बॉन्ड को लेने के लिए जनरल पीपल्स आ सकते हैं, जनरल पब्लिक आ सकती है, कोई भी इंस्टीट्यूशंस आ सकता है, कोई भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस आ सकता है। इस बॉन्ड को लेंगे और इस बॉन्ड को लेने के बदले में इनको कंपनी के अंदर क्या करना पड़ेगा, पैसे को इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अच्छा, इनके पास, कंपनी के पास पैसा तो आ गया, इन रिटर्न वो क्या करने वाली है, इसको इंटरेस्ट पेमेंट करने वाली है। और जो इंटरेस्ट की रेट होगी, इस रेट से हमेशा क्या रहने वाली है, वो कम होती है। दैट्स रीजन कंपनी बॉन्ड का भी मदद ले सकती है पैसे को रेज करते टाइम। क्या आपको इतना समझ में आया? आपको थोड़ा बहुत सिमिलर लग रहा है, बट यहां पर कुछ एक इसकी फीचर्स है जो कि कहीं ना कहीं जब कंपनी बॉन्ड को यूज करती है वो इसका फायदा उठाती है। सो चलो हम बढ़ते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर। हमने प्रेफरेंस कर लिया था, डिबेंचर्स भी हो गया था, देन आ जाते हैं बॉन्ड। देखो मैंने अभी आपको बताया, यहां पर जो इन्वेस्टर्स होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, इन्वेस्टर्स ही कहेंगे, ठीक है। और जो ये कंपनी होती है उसे हम क्या कहेंगे, हम इनको एक ऐसे पर्सन कहेंगे जिन्होंने पैसा उधार पे लिया है। इस प्रोसेस को उधार की प्रक्रिया बोलते हैं। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है, बॉन्ड इज द क्रेडिटरशिप सिक्योरिटी होती है। यहाँ पे सिक्योरिटी क्यों लिखा, ध्यान से सुनना। जब आप बॉन्ड को इशू करते हैं, सो जो पब्लिक है, या मैं कहूँ कि गवर्नमेंट कोई इंस्टीट्यूशन है, या फिर गवर्नमेंट है, या फिर मैं कॉर्पोरेट सेक्टर कहूँ, ये आपको पैसा देंगी। क्या है, आप इनको पैसा, इनका पैसा ऐसे ही ले लेंगे, या तो आपको इनको कोई एसेट्स एज अ कोलेटरल रखनी पड़ेगी। स्पेसिफिक एसेट्स यहाँ पे मेंशन होती है कि इन केस कंपनी आपके जो आपने बॉन्ड लिए हैं, जिनके थ्रू कंपनी ने पैसा रेज किया है, अगर वो पैसे नहीं दे पाती है तो कंपनी क्या करती है, इनके लिए एक स्पेशल एज अ सिक्योरिटी रखती है जिसे हम कहेंगे कोलेटरल सिक्योरिटी। जैसे मैं यहाँ पे आपको बात बताऊं तो जैसे बैंक से आप जब पैसा लेते हैं तो बैंक आपको ऐसे पैसा नहीं देता, बैंक आपसे एज अ सिक्योरिटी कुछ ना कुछ जरूर रखवाता है, जिसे हम कहते हैं ना गिरवी रखा है ये सामान आप गिरवी रखा है तो उसको सेल नहीं कर सकते, उसको ट्रांसफर नहीं कर सकते। सो ये बातें सेम एज इट इज बॉन्ड में होती है। जब बॉन्ड कंपनी इशू करती है तो एज अ इन केस पैसे तो ले सकती है बट उनको एज अ सिक्योरिटी रखनी पड़ेगी। सो इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्रेडिटरशिप सिक्योरिटी होता है ये बॉन्ड, ठीक है। ये बॉन्ड इस तरीके का लोन होता है जहां पर दैट इन्वेस्टर गिव टू द कंपनी और द गवर्नमेंट, जहां पर जो कंपनी है वो या तो कंपनी इशू करती है इन बॉन्ड्स को, जिसे हम क्या कहेंगे, कॉर्पोरेट बॉन्ड, या मैं कहूं कि कोई अगर गवर्नमेंट इशू कर रही है तो उसे हम कहते हैं गवर्नमेंट बॉन्ड।
गवर्नमेंट अपनी एज ए सिक्योरिटी क्या देती है, उनको गारंटी देती है कि अगर पैसा डूब जाता है तो हम आपको क्या करने वाले हैं, पैसे देने वाले हैं। कॉर्पोरेट सेक्टर को क्या करनी पड़ती है, एक सिक्योरिटी रखनी पड़ती है, एक स्पेसिफिक एसेट्स रखनी पड़ती है, जिससे कि लोग आपकी कंपनी में क्या करने वाले हैं, इन्वेस्ट करने वाले हैं। सो जो भी इन्वेस्टर्स होते हैं वो लोन देते हैं इन दोनों सेक्टर्स को, ठीक है। व्हेन यू बाय अ लोन बॉन्ड, जब आप बॉन्ड को बाय करते हैं, सो यू आर लैंडिंग योर मनी, आप अपने पैसे को उधार दे रहे हो, किसको, एक इश्यूअर्स को, दैट मीन्स जिसने बॉन्ड को इशू किया है उस पर्सन को इश्यूअर्स कहते हैं, जो कि क्या हो सकती है, कंपनी भी हो सकती है, या फिर मैं कहूँ कोई गवर्नमेंट भी हो सकती है जो कि बॉन्ड को इशू करती है। सो यहाँ पे दो पार्टी होती है, एक तो इन्वेस्टर्स होता है, एक आपका इश्यूअर्स होता है, ठीक है। अच्छा, जो इन्वेस्टर्स होता है उनको क्या मिलता है, उस स्पेसिफिक अमाउंट के ऊपर आपको क्या मिलता है, वो इंटरेस्ट मिलता है रेगुलर इंटरवल पे, और एक स्पेसिफिक डेट पर आपको बॉन्ड रिडीम भी होंगे। दैट मीन्स जो प्रिंसिपल अमाउंट आप जो इन्वेस्ट करने जा रहे हैं वो एक टाइम के बाद वो प्रिंसिपल अमाउंट आपको रिटर्न भी होगी। दैट मीन्स आपका जो बॉन्ड होने वाला है रिडीमेबल होता है, ठीक है, समझ में आ गया। अच्छा, जब वापस मिलेगा ये पैसा, रिटर्न मिलेगा, ये हमेशा किस पे मिलता है, आपकी फेस वैल्यू पे मिलता है, ठीक है, फेस वैल्यू पे मिलता है। अच्छा, जो इंटरेस्ट होता है वो आपकी हमेशा फेस वैल्यू पे ही कैलकुलेट किया जाता है। एक बार फेस वैल्यू पे कैलकुलेट कर लिया, देन उसके बाद कंपाउंडेड आपको इंटरेस्ट रेगुलर बेसिस पे मिलता रहता है। समझ नहीं आया, समझाते हैं। देखो यहाँ पर पूरी एक प्रोसेस लिखी हुई है, फिर मैंने आपके लिए एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, ध्यान से समझना। देखो यहाँ पे इमेजिन करना है कि आपने 10 साल के लिए एक यूएस ट्रेजरी बॉन्ड को क्या किया है, आप इंडिया का बॉन्ड भी ले सकते हैं, ठीक है, टी बिल नहीं कहेंगे, ट्रेजरी बॉन्ड ही कहेंगे, ठीक है। आपने 10 साल के लिए एक कंपनी का बॉन्ड खरीदा है, जिसकी एक बॉन्ड की जो फेस वैल्यू कितनी है, वो है 1000 रुपए। हम इंडिया का एग्जांपल ले रहे हैं तो यहाँ पे रुपए में कन्वर्ट कर रहे हैं, ओके। अच्छा, उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट कितने मिलने वाला है, वो 3% मिलने वाला है, ठीक है। अच्छा, और जो इंटरेस्ट मिलेगा वो डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी की, आपको ईयरली बेसिस पे दे रही है या फिर हाफ ईयरली के बेसिस पे दे रही है, वो टोटली डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर। अगर हाफ ईयरली की बेसिस पे देगी तो आपके 6 महीने के अंदर आपको टोटल अमाउंट मिल जाएगी। अगर पूरा ईयरली है तो पूरे 12 महीने के एंड वाले दिन आपको इंटरेस्ट का पैसा मिल जाएगा। बट हमेशा जो आपने पैसा इन्वेस्ट किया है वो आपको रिडम्पशन टाइम पे ही मिलेगा। मान लीजिए इसकी जो मैच्योरिटी डेट है वो 1 जनवरी 2034 ली है, ठीक है। दैट मीन्स आपने 2024 में ये सब्सक्राइब किया है, मीन्स की बॉन्ड को एक्वायर किया, 10 साल के लिए किया है तो 2034 हो गया, ठीक है, समझ में आ गया। अब कंपनी कहती है कि जो कूपन डेट है, मीन्स कि जिस दिन आपको इंटरेस्ट मिलेगा उन बॉन्ड्स के ऊपर, वो क्या रहने वाला है, आप हाफ ईयरली करने वाले हैं, ठीक है। सो हाफ ईयरली के ऊपर क्या रहने वाला है, 1000 के ऊपर आपको 3%, ठीक है, और 6 महीने की बात की जा रही है तो 6 महीने 6/12 हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे डिवाइड करके आप निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे 15 रुपए पर 6 महीने के हिसाब से आपको मिलेंगे। 15 30 मीन्स की पूरे साल का आपको 30 रुपए मिलेंगे। ये तो हो गया आपके बॉन्ड का इंटरेस्ट, बट आपको जब ये बॉन्ड रिडीम होंगे ना, आपको 1000 रुपए क्या मिलने वाले, वापस मिलने वाले। बस फायदा बॉन्ड इसका क्या है कि आपको इंटरेस्ट का पेमेंट आपको रेगुलर बेसिस पे मिल जाता है, जो कि कहीं ना कहीं जो पर्सन्स के माइंड में टेंशन रहती है कि हमारी रेगुलर बेसिस पे हमारी इनकम हो रही है नहीं हो रही, वो इसका यहाँ पे बेनिफिट देती है, ठीक है। अगर कोई पर्सन चाहता है कि उसको रेगुलर नहीं लेना, वो साथ में कंपाउंडेड भी ले सकता है। कंपाउंडेड का मतलब क्या है कि 1 साल का इकट्ठा कर लो, दूसरे का इकट्ठा कर लो, तीसरे का इकट्ठा कर लो, चौथे का इकट्ठा कर लो, आखिरी में 10 साल का आपको 10 साल का क्या मिल जाएगा, इंटरेस्ट मिल जाएगा विद आपकी फेस वैल्यू। समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे जो शब्द समझाए उसको समझ लेते। फेस वैल्यू का मतलब क्या होता है, वो द अमाउंट ऑफ द मनी अ बॉन्ड होल्डर विल रिसीव व्हेन द बॉन्ड मैच्योर। जब बॉन्ड मैच्योर होगा तब आपको वो पैसा मिलने वाला है। कूपन डेट का मतलब क्या होता है, जब आपको इंटरेस्ट की पेमेंट होने वाली है, राइट, उसे हम कहते हैं कूपन डेट। द स्पेसिफिक डेट ऑन विच द बॉन्ड इज
issuer will make a interest payment. जब आपके जो कंपनी है जिसने बॉन्ड को इशू किया है, इशूअर जो है वो आपको इंटरेस्ट की पेमेंट करेगा, उस डेट को कहते हैं हम कूपन डेट कहते हैं। क्लियर है? एग्जाम्पल नीचे लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हैं। ओके अच्छा, मैच्योरिटी डेट का मतलब क्या है कि जितने साल के लिए कंपनी ने आपका पैसा रखा है उसका मैच्योरिटी डेट फिक्स होता है कि आपने 10 साल के लिए पैसा रखा है, आपने 20 साल के लिए पैसा रखा, आपने 5 साल के लिए रखा है, तो वो मैच्योरिटी डेट लिखी होती है। द डेट ऑन विच द बॉन्ड प्रिंसिपल फेस वैल्यू, ध्यान से समझना इस बात को, फेस वैल्यू ही मिलेगी आपको यहाँ पर, ठीक है, इज रिपेड टू द बॉन्ड होल्डर्स को। ओके अच्छा, इश्यूअर्स कौन होते हैं? वो एंटिटी होती है जिसने बॉन्ड को इशू किया है, ठीक है, जिसने पैसा रेज किया है उसी को तो कहेंगे इश्यूअर्स। और इन्वेस्टर्स किसे कहते हैं? जिसने पैसा अपना इन्वेस्ट किया है। अच्छा, क्रेडिट रेटिंग का बात की जाए, कई बार क्या होता है कि जो बॉन्ड होते हैं ना कॉर्पोरेट सेक्टर में अनसिक्योर्ड हो जाते हैं। आपको मैं बताऊं, मोस्ट ऑफ जो डिफरेंस है आपका डिबेंचर्स के बीच में और बॉन्ड के बीच में यही डिफरेंस है। बॉन्ड जनरली क्या होते हैं? सिक्योर्ड होते हैं, मींस कि कहीं ना कहीं या तो गवर्नमेंट उसको सिक्योरिटी देगी कि आपको पैसा जरूर मिलेगा, या फिर मैं कहूँ कि या फिर कॉर्पोरेट जो सेक्टर है एज एसेट्स उसे कोलेटरल रखना पड़ेगा, जिससे बॉन्ड सिक्योर्ड कहते हैं। ठीक है, डिबेंचर्स आपके आमतौर पर सिक्योर्ड भी होते हैं और अनसिक्योर्ड भी होते हैं, बट बॉन्ड जो होते हैं आमतौर पर जनरली क्या होते हैं? सिक्योर्ड होते हैं। समझ में आया? अच्छा, इन केस अगर आपकी जो बॉन्ड है अनसिक्योर्ड है तो उस टाइम जो पर्सन है ना इन्वेस्ट कैसे करेंगे उस पर्टिकुलर कंपनी के अंदर, वो डिपेंड करता है जो कंपनी है ना इश्यूअर्स है उसकी क्रेडिट वर्दीनेस कैसी है, मींस कि उसकी स्टेटस कैसा है, एट प्रेजेंट कैसे स्टेबल करती है। जैसे हम कहते हैं ना अमेजोन से हमने कुछ सामान मंगाया, स्विगी से हमने पिज्जा मंगवाया, जोमेटो से हमने कोई भी बर्गर ऑर्डर किया है, सो हम क्या करते हैं? रिव्यू देते हैं ना, रेटिंग देते हैं ना। सो वो जो रेटिंग देते हैं वो कंपनी के बारे में इमेज रिप्रेजेंट करते हैं कि कंपनी अच्छी है, कंपनी बुरी है। ओके, मूडी है, स्टैंडर्ड है, पुअर है, फिंच है, कैसी है। ओके अच्छा, सिक्योर्ड एंड सिक्योर्ड के बारे में मैंने आपको बता दिया। सिक्योर्ड जब होता है जब हम उसके प्रति इश्यूअर्स क्या करता है? एज ए कोलेटरल कुछ भी एसेट्स रखता है। अनसिक्योर्ड का मतलब क्या होता है? जब पर्सन क्या करते हैं उसकी क्रेडिट वर्दीनेस के बेसिस पे पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। ये कुछ आपको फीचर्स लिख के आनी चाहिए क्योंकि बॉन्ड में इतना कुछ लिखने का पॉइंट है नहीं, ठीक है, बट ये आपको पता होनी चाहिए कि बॉन्ड मैच्योरिटी डेट पता होनी चाहिए, कूपन डेट पता होनी चाहिए, इश्यूअर्स 2 पार्टीज इंक्लूड होती है, ठीक है। अच्छा, इस बॉन्ड का इशू करने का फायदा क्या होता है? पहली बात, यहाँ पर जो रिस्क होता है ना, मैंने आपको बताया आपके पास 3 ऑप्शंस थे ना, इन तीनों में से आपने बॉन्ड को सेलेक्ट क्यों किया? रीजन क्या था कि यहाँ पर तो रिस्क ज्यादा है, रिटर्न भी ज्यादा है। यहाँ पर आपको अगर आप एफडी में इन्वेस्ट करेंगे तो पर्सन का इंटरेस्ट इनकम कैसी हो रही थी? रिटर्न कैसी थी? लो थी, बिकॉज आपका रिस्क भी क्या था? लो था। बट बॉन्ड में ये मॉडरेट सिचुएशन का होता है, ये मॉडरेट सिचुएशन का होता है इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, बता रही हूं मैं इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पे इन्वेस्टर को ज्यादा खर्चा होता है स्टॉक मार्केट के अंदर, राइट, यहाँ पे इन्वेस्टर्स को कम इनकम होती है क्योंकि कम रिस्क होता है, बट यहाँ पे इन्वेस्टर्स को ज्यादा रिस्क नहीं होता, मॉडरेट होता है, रिस्क भी मॉडरेट है, तो ऑब्वियस सी बात है रिटर्न भी क्या होने वाला है? मॉडरेट होने वाला है। क्लियर है? समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर जो आपके बॉन्ड होते हैं वो ज्यादा क्या होते हैं? एक सेकेंड में इसका पेन कलर चेंज कर लेते, वो मॉडरेट रिस्क क्या होता है और रिटर्न होता है, ठीक है। अच्छा, मोस्ट ऑफ बॉन्ड मैंने आपको बताया वो सिक्योर्ड होते हैं, ठीक है। सिक्योर्ड आपके कंपनी की एसेट से हो सकते हैं कॉर्पोरेट सेक्टर में, या फिर गवर्नमेंट की क्या हो सकती है? गारंटी हो सकती है। अच्छा, मैंने कहा यहाँ पर इशू बाय द गवर्नमेंट एंड द कॉर्पोरेट सेक्टर को ही इनके द्वारा ही क्या किया जाता है? इनको इशू किया जाता है। अच्छा, ये बात बहुत कम बच्चों को पता होगी कि जो बॉन्ड होता है, जैसे कि डिबेंचर्स एक ऐसा सर्टिफिकेट था, तो बॉन्ड भी एक ऐसा सर्टिफिकेट है जिसको हम इजिली क्या कर सकते हैं? प्लेज कर सकते हैं। प्लेज का मतलब क्या है? इसको भी हम एज ए गिरवी रख सकते हैं। क्योंकि प्लेज क्यों बोला? क्योंकि ये मूवेबल एसेट्स है, अपनी मूवेबल एसेट्स है। एसेट्स क्यों कहा? क्योंकि मैंने इसके ऊपर पैसा इन्वेस्ट कर रखा था, मेरे लिए तो एसेट्स है ना भाई, है ना। कंपनी के लिए ठीक है लोन है, बट जिसने पैसा इन्वेस्ट किया है उसके लिए तो ये एसेट्स है ना। सो इन एसेट्स को हम
क्या कर सकते हैं, गिरवी रख सकते हैं। मीन्स कि अगर आपको किसी और से पैसा रेज चाहिए, पैसा चाहिए, आपको रिक्वायरमेंट हो गई, तो इन बॉन्ड को रखो, ठीक है, आप पैसा आसानी से मार्केट से उठा सकते हो, ठीक है। अच्छा, इनकी जो लिक्विडिटी होती है वो लेस होती है, क्योंकि यहाँ पर लंबे टाइम के लिए क्या करते हैं, मार्केट में पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। अब मार्केट में लंबे टाइम के लिए पैसा इन्वेस्ट किया है, आपने बाय कर लिया, आप सेल ही नहीं कर रहे हो, तो सेलर भी नहीं होगा और नेक्स्ट बायर भी नहीं होगा, तो ऑब्वियस ही बात है आपकी जो लिक्विडिटी है वो बिल्कुल ना के बराबर ही होती है, ठीक है। ये कुछ एक फीचर्स थी जो कि आपकी किसके बारे में थी, बॉन्ड के बारे में थी। अब हम बात कर लेते हैं टाइप ऑफ बॉन्ड, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सिक्योर्ड बॉन्ड मैंने आपको बता दिया, सिक्योर्ड बॉन्ड वो बॉन्ड होता है जिसके ऊपर एक पर्टिकुलर बैकअप होता है, एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक एसेट्स का बैकअप होता है, जिसे हम क्या कहेंगे, इश्यूअर्स ने क्या किया है, एज अ कोलैटरल रखा है, ठीक है, गिरवी रखा है, ठीक है। अगर इन केस कंपनी, कॉर्पोरेट सेक्टर पैसे को बॉन्ड का अमाउंट देने में असक्षम रहती है, डिफॉल्ट हो जाता है, तो कंपनी शेयर होल्डर्स के पास ये राइट है, बॉन्ड होल्डर के पास ये राइट है कि जो भी कंपनी ने गिरवी रखा था हमारे लिए एसेट्स, उनको क्या कर सकते हैं, वो सेल कर सकते हैं, और इन सेल करने से जो भी मनी है उनको मिलने वाली है, उन मनी को थ्रू अपनी रिकवरी कर सकते हैं। क्या ये पॉइंट समझ में आया? तो फीचर आप पढ़ सकते हैं। ये कोलेटरल होता है, आपको टेंजिबल एसेट्स क्या मिलती है, या रियल एसेट्स हो गए, जैसे कि इक्विपमेंट हो गया, अदर इक्विपमेंट हो गया, प्रॉपर्टी होगी, इनको आप एज अ बैकअप प्लान रख सकते हैं। लो रिस्क होता है, क्योंकि आपको पता है बैकअप प्लान है, एसेट्स है हमारे पास, तो रिस्क क्या रहने वाला है, हमारा लो रहने वाला है। लोअर इन केस में जब सिक्योर्ड होता है तो आपका रिस्क के साथ साथ आपका इंटरेस्ट रेट भी लो चला जाता है। क्लियर है? अनसिक्योर्ड बॉन्ड को कहीं ना कहीं हम डिबेंचर्स की तरह ही ट्रीट करते हैं, क्योंकि डिबेंचर्स की सेम एज इट इज फीचर आपकी बॉन्ड की रहने वाली है जब वो अनसिक्योर्ड हो जाता है। क्योंकि जब डिबेंचर्स, जब कभी कंपनी के अंदर, जब कोई पर्सन डिबेंचर्स के अंदर अपने पैसे को इन्वेस्ट करता है, वो पैसा तभी इन्वेस्ट करता है जब वो क्या करता है, इसकी क्रेडिट वर्दीनेस को चेकआउट करता है, क्रेडिट देखता है कि हाँ कैसे ये कंपनी जो भी उधार में पैसा ले रही है वो टाइमली पे कर पा रही है या नहीं कर पा रही। तो इस सिचुएशन में जो इंटरेस्ट मिलता है ना, वो फिक्स रेट पे मिलता है, और दूसरा यहाँ पर जो इंटरेस्ट होता है वो थोड़ा हाई होता है एज कंपेयर करूँ मैं सिक्योर्ड डेट की, बॉन्ड के पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि जो यहाँ पर आपको कोई बैकअप प्लान नहीं होता स्पेसिफिक एसेट्स के रिगार्डिंग, आपको उसकी क्रेडिट वर्दीनेस के बेसिस पे क्या करना पड़ता है, इन्वेस्ट करते हो आप। यहाँ पे कोई कोलेटरल सिक्योरिटी नहीं होती, कोलेटरल सिक्योरिटी नहीं होती तो आपका रिस्क जो क्या है, ज्यादा है, रिस्क ज्यादा होगा तो आप इंटरेस्ट भी ज्यादा चार्ज करेंगे। क्लियर है? अच्छा, क्यूमुलेटिव बॉन्ड होता है, एक आपका होता है नॉन क्यूमुलेटिव बॉन्ड। क्यूमुलेटिव का मतलब होता है कि मान लीजिए मैंने आपको बताया, मैंने 10 साल के लिए किसी कंपनी में इन्वेस्ट किया है बॉन्ड के अंदर, और उसने कहा कि मैं हर साल 4% क्या देने वाली हूँ, इंटरेस्ट देने वाली हूँ ऑन बॉन्ड के ऊपर। अच्छा, किसी साल कंपनी को प्रॉफिट नहीं हुआ, वो नहीं दे पाई, सो कंपनी के जो बॉन्ड होल्डर है उनके पास ये राइट है, कोई बात नहीं मिला, इट्स ओके, नेक्स्ट ईयर मिला, नहीं मिला, नेक्स्ट ईयर मिला, नहीं मिला, तो 4th ईयर अगर इसका प्रॉफिट हो जाता है कंपनी का, सो कंपनी जो होल्डर है, ये बॉन्ड होल्डर है, उनके पास ये राइट होते हैं, जितना भी इंटरेस्ट इनका एरियर था, जितना भी इंटरेस्ट इनका आउटस्टैंडिंग था, बकाया था, वो कंपनी इनको इकट्ठा करके क्या करे, पेमेंट करे। उसे बोलते हैं एक्यूमुलेटेड। आपने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाया होगा, मींस कि पिछले साल का इकट्ठा करते रहो, इकट्ठा करते रहो, उनको एक साथ आप कर दो पेमेंट, उसे बोलते हैं क्यूमुलेटेड बॉन्ड, जिनको इंटरेस्ट की पेमेंट एक साथ, पिछला बकाया एकदम से मिल जाता है, ठीक है। और नॉन क्यूमुलेटिव क्या होता है, जब आपको पिछला बकाया नहीं मिलता, वो कहता है गया तो गया, आज बात गई, रात गई तो बात भी गई, कहते हैं ना, इस तरीके से नॉन क्यूमुलेटिव की बात है। बट क्यूमुलेटिव कहते हैं नहीं, मैं पिछला प्रॉफिट भी लेकर रहूंगा, पिछला जो इंटरेस्ट का अमाउंट है वो भी लेकर रहूंगा। ओके, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्यूमुलेटेड बॉन्ड आर द बॉन्ड वेयर इफ द इश्यूअर्स मींस की कंपनी जिसने बॉन्ड को इश्यू किया था, ठीक है, मिस हो जाती है इंटरेस्ट की पेमेंट में, द अनपेड इंटरेस्ट एक्यूमुलेटेड हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा, एंड मस्ट बी पेड इन द फ्यूचर, फ्यूचर में उनको पे करना पड़ेगा। किससे पहले करना पड़ेगा, बिफोर एनी अदर डिस्ट्रीब्यूशन और द पेमेंट कैन बी मेड, ठीक है। आपको यहाँ पर इंटरेस्ट की पेमेंट पहले करनी पड़ेगी, आप बाकी पेमेंट करने से पहले।
फीचर्स क्या है कि आपका जितना भी अनपेड इंटरेस्ट है वो इकट्ठा होता जा रहा है, एक्यूमुलेशन होता जा रहा है, और आने वाले साल में वो कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, मींस कि आने वाले साल में प्लस होता जा रहा है, राइट। मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट इसलिए बता रही हूँ क्योंकि यहाँ पर बच्चों को बहुत ज्यादा दिक्कत होती है समझने में कि बॉन्ड और डिवेंचर्स में दरअसल डिफरेंस क्या है, ठीक है। अच्छा, प्रोप्राइटरी की बात की जाए, प्रोप्राइटरी का मतलब क्या होता है, सॉरी प्रोप्राइटरी नहीं, प्रायोरिटी है, ओके। प्रायोरिटी का बात की जाए तो प्रायोरिटी के अंदर क्या है कि यहाँ पर आपकी जो इकट्ठा हुआ इंटरेस्ट है पहले उसकी पेमेंट की जाएगी, बाद में अदर डिविडेंड्स की पेमेंट की जाती है जो कि हमारा स्टॉक के अंदर डील की जाती है, ठीक है। सो इंटरेस्ट की पहले पेमेंट दी गई, आपको पहले प्रायोरिटी दी गई, बाद में हम डिवेंचर्स जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनको जो डिविडेंड मिलता है उनकी पेमेंट होती है, ओके। अच्छा, यहाँ पर इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन है, क्यों? क्योंकि आपको हायर लेवल ऑफ द प्रोटेक्शन मिल रहा है। रीजन क्या है कि इंटरेस्ट की पेमेंट आपको पहले मिल रही है, अगर इनकेस पेमेंट रह जाती है तो डिविडेंड से पहले आपको पेमेंट मिलेगी, ओके। देखो यहाँ पर ना जो डिवेंचर्स के भी आप याद कर सकते हैं, डिवेंचर्स के टाइप भी कुछ इस तरीके से होते हैं, ठीक है। एक फर्क है डिवेंचर्स के अंदर बॉन्ड के अंदर, मैंने आपको बता दिया, एक तो सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड का, एक और फर्क है मैं आपको आगे बताऊंगी, आगे आने वाला है, ठीक है। नॉन क्यूमुलेटिव का मतलब क्या आता है, जहां पर जो इंश्योर जो है मींस की जिसने बॉन्ड को इशू किया है अगर मिस हो जाता है इंटरेस्ट की पेमेंट करना तो उसके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि जो क्यूमुलेटेड जो इकट्ठा हो रहा है ना इंटरेस्ट उसकी पेमेंट करे, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, कोई भड़क नहीं है, ये कहेगा कि जाओ हमारे लिए प्रॉपरली वो क्या हो गया है, परमानेंटली लॉस हो चुका है। तो दैट मीन्स ये कहीं ना कहीं एक इन्वेस्टर्स के लिए क्या है, इन्वेस्टर्स के लिए थोड़ा रिस्क बन जाता है, तो रिस्क है तो यहाँ पर रिटर्न क्या होगा, ज्यादा होगा। लिंक बना के करना बेटे, ठीक है। अच्छा, रिडीमेबल बॉन्ड होता है, एक आपका होता है इररिडीमेबल बॉन्ड। ध्यान से समझना इस बात को, एक बॉन्ड मैंने खरीदा और मैंने कहा कि इसके ऊपर मैंने पैसे लगाए हैं 10 लाख रुपए, ठीक है। अच्छा, ये 10 लाख रुपए मुझे वापिस कब मिलेंगे, मीन्स कि इनका पेबैक पीरियड जो क्या रहने वाला है वो कब होने वाला है। मैंने कहा ये जो पैसे हैं ना मुझे वापस मिलेंगे 10 साल के बाद। अच्छा, एक और व्यक्ति आए, चिंटू, चिंटू नहीं कहेंगे इसको हम, टिंकू का हमारा एग्जांपल रहता था, टिंकू या फिर मिस्टर एक्स, ठीक है। यहाँ पे हम पिंकू ले लेते हैं। पिंकू कहता है कि मैंने तो ऐसे बॉन्ड में इन्वेस्ट किया है जहां पर 10 साल के बाद मुझे पैसा वापस मिल जाएगा। फिर मैंने कहा, टिंकू आया, टिंकू कहता है कि मैंने भी 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं बट मेरी कोई मैच्योरिटी डेट नहीं है, मैच्योरिटी डेट नहीं है। जब ऐसा होता है तो इस केस में कंपनी आपका ताउम्र के लिए पैसा रख लेती है, मींस कि ताउम्र आपको इंटरेस्ट तो मिलेगा बट कंपनी आपको प्रिंसिपल की अमाउंट नहीं देगी। अगर देगी तो कब सिचुएशन होगी, वो लिक्विडेशन के टाइम होगी, मींस कि जब कंपनी बंद होती होगी उस टाइम आपको क्या मिलने वाला है, प्रिंसिपल अमाउंट का पेमेंट हो सकती है, जैसे लिक्विड इक्विटी के अंदर होता था। बट अगर मैं बॉन्ड की बात करूं, अगर वो रिडीम है, मींस कि जहां पर मैच्योरिटी डेट, स्पेसिफिक मैच्योरिटी डेट आपकी फिक्स होती है, तो उस केस में हम कहेंगे रिडीमेबल बॉन्ड, मींस कि जिनकी मैच्योरिटी डेट फिक्स है कि हाँ इतने साल बाद आपको पैसा मिलेगा, उसे हम क्या कहेंगे, हम रिडीमेबल बॉन्ड कहेंगे। एट विच द इश्यूअर इज ऑब्लिगेटेड टू रिपे द बॉन्ड द फेस वैल्यू टू द बॉन्ड होल्डर। ये कह रहे हैं कि उस टाइम मान लीजिए 9 साल कंप्लीट हो गए तो 10वां साल जब लगेगा तो क्या होगा, कंपनी के लिए माइंड में आ जाना चाहिए कि मुझे अब की बार 10 लाख एक पर्सन को देने, 10 लाख एक पर्सन को देने, क्या पता इतने सारे लोगों से ले रखा हो, है ना। तो ये वो पहले ही स्टोर करना शुरू हो जाएगी, दैट्स द रीजन इसकी ऑब्लिगेशन रहने वाली है। क्लियर है, समझ में आ रहा है। these bonds कैन ओपनली आल्सो बी रिपेड और कॉल्ड कर सकते हैं, ठीक है। द इश्यूअर्स बिफोर द मैच्योरिटी डेट अंडर द सर्टेन कंडीशंस, चाहे कैसे भी सिचुएशन हो उन्हें वो रिपे करना ही करना पड़ेगा। ओके ओके, समझ में आ रहा है। चलो, मैच्योरिटी है, फीचर्स देखो इसकी क्या है, मैच्योरिटी है, कॉल प्रोविजंस है, दैट मीन्स मैनी रिडीमेबल डिबेंचर बॉन्ड्स जो है इंक्लूड एज अ कॉल ऑप्शन अलाउइंग द इश्यूअर टू रिपे द बॉन्ड बिफोर द मैच्योरिटी डेट यूजिंग यूजुअली एट अ प्रीमियम प्राइस होता है। ये पता है कब होता है, जब आपको पैसे की रिक्वायरमेंट नहीं होती, मीन्स की कंपनी को पैसे और बाहर से लेने की जरूरत नहीं होती, तो उस टाइम वो क्या करते हैं, जितना भी लोन एज ए लोन हमें ले रखा है, चाहे वो डिबेंचर्स के तौर पे हो, चाहे वो बॉन्ड के तौर पे हो, चाहे कैसे भी तौर पे हो, उनको वो क्या कर देती है, रिडीम कर देती है। टाइम से पहले जब वो क्या करती है, रिडीम करती है, उसे बोलते हैं कॉल प्रोविजंस। दिस मीन्स ऑप्शनल है, ठीक है। अच्छा,
यहाँ पर आपको पता होता है कि आपकी प्रिंसिपल अमाउंट कब वापस आने वाली है, तो जो इन्वेस्टर्स होते हैं फिनेंस का इन फ्यूचर के लिए वो क्या कर सकते हैं, इजिली प्लान कर सकते हैं, प्रिडिक्टेबल होते हैं ये, ठीक है। इंटरेस्ट पेमेंट आपको रेगुलर बेसिस पे रेगुलर पेमेंट आपको मिलती रहती है एक इंटरवल के बाद। क्लियर, समझ पा रहे हैं? ये होती है रिडीमेबल डिबेंचर्स की फीचर। इररिडीमेबल डिबेंचर्स जस्ट इसके अपोजिट है, जहां पर ये क्या होते हैं, मैच्योरिटी डेट जो होती है वो बिल्कुल भी फिक्स नहीं होती है, बट हाँ जो बॉन्ड के ऊपर जो इंटरेस्ट मिलता है वो ताउम्र तक में आपको मिलता रहता है। तो प्रीपिचुअल इंटरेस्ट की पेमेंट हो गई, ना कि आपकी प्रिंसिपल की पेमेंट होगी, ठीक है। यहां पर भी यही है कि जो आपके पास जो कॉल ऑप्शन है ना, कुछ एक बॉन्ड में होगा, ठीक है। सम परपेचुअल बॉन्ड्स में हैव द कॉल ऑप्शन, कुछ एक परपेचुअल जो बॉन्ड होता है, परपेचुअल होता है कि जो लंबे टाइम तक चलता है। कैसे आपने सुना ना, हमारी कंपनी गोइंग कंसर्न कंपनी है, इसकी साल तक साल भर साल चलती रहेगी, ये कभी भी बंद नहीं होगी, ये हमारा अकाउंटिंग प्रिंसिपल था, है ना। चलो इस केस में आपकी जो रिटर्न्स होती है वो हाई रिटर्न होती है, क्योंकि आप ताउम्र के लिए अपना पैसा किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने जा रहे हो, सो ऑब्वियस ही बात आप क्या चाहेंगे कि आपको क्या मिले, इंटरेस्ट रेट हाई मिले। ओके, तो यहाँ पे देखो, द इश्यूअर इज नॉट ऑब्लिगेटेड टू रिपे द प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल अमाउंट पेमेंट करने के लिए जो इश्यूअर्स कंपनी जो है वो लाइबल नहीं होती, वो केवल लाइबल होती है इंस्टेड ऑफ द बॉन्ड पेमेंट ऑफ द इंटरेस्ट। इंटरेस्ट ताउम्र तक पेमेंट करेगी बट अमाउंट नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि इसका जो डेट है ना कि कब इसको पैसा मिलेगा कब नहीं मिलेगा, ये आपको यहाँ पर डिसाइड होती है। दूसरा डिफरेंस होता है बॉन्ड और डिबेंचर्स के बीच में कि जो बॉन्ड होते हैं वो कन्वर्टेबल नेचर के नहीं होते हैं, बट जो डिबेंचर्स होते हैं वो इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं उनको हम, राइट। अच्छा, रजिस्टर्ड बॉन्ड क्या होते हैं और एक आता है बेयरर बॉन्ड। ध्यान से सुनना, इनके ऊपर एक छोटा क्वेश्चन आता है 4 से 5 नंबर में, ये आई होप लास्ट ऑप्शन रहता होगा, एक 2 और पॉइंट हो रहते हैं। टोटल हमारे 10 टाइप्स के बॉन्ड होते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर देखिए रजिस्टर्ड बॉन्ड का मतलब क्या होता है। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया जो बॉन्ड होता है एक ऐसा सर्टिफिकेट होता है जिसके अंदर सारी की सारी इंफॉर्मेशन लिखी होती है कि आपकी मेच्योरिटी डेट क्या रहने वाली है, ठीक है, कूपन डेट क्या रहने वाली है, ठीक है, कूपन रेट क्या रहने वाली है। कूपन डेट होता है जब आपको इंटरेस्ट की पेमेंट मिलती है, कूपन रेट होता है कि किस रेट के ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलता है, उस होल्डर का नाम लिखा होता है, उस कंपनी का नाम लिखा होता है जिससे आपने बॉन्ड लिया है, ठीक है, और उसकी कॉमन सील भी होती है एज अ स्टैम्प। ये सभी चीजें एक सर्टिफिकेट में लिखा होता है, जो कि मैं ये कह सकती हूँ ये एक्नॉलेजमेंट होता है दोनों पार्टीज के बीच में, ट्रांसपेरेंसी रहे, है ना। तो अच्छा, तो ये तो बात हो गई है, ओके। बट रजिस्टर्ड बॉन्ड का मतलब क्या है कि जब किसी स्पेसिफिक पर्सन का, मींस कि यहाँ पर इन्वेस्टर का नाम यहाँ पर लिखा हो, उस केस में उसे कहेंगे रजिस्टर्ड बॉन्ड। अगर उस एक ऐसा बॉन्ड होता है जहां पर यहाँ पर इस इन्वेस्टर्स का नाम नहीं लिखा होता, ठीक है, मींस कि यहां पर किसी का नाम नहीं लिखा होता, एक ऐसा बॉन्ड भी होता है। दोनों में फर्क क्या है बताते हैं। अगर आपको यहां पर आपका मान लीजिए ये बॉन्ड गुम हो गया, ये जो सर्टिफिकेट है ये गुम हो गया, तो इस केस में इसकी जो ऑनरशिप है वो किसी के पास ट्रांसफर नहीं होगी, इजिली ट्रांसफर नहीं होगी। रीजन क्या है? क्योंकि जिसका नाम इस बॉन्ड के ऊपर लिखा है, इस सर्टिफिकेट के ऊपर लिखा है, उसी को ये इंटरेस्ट की पेमेंट होगी और उसी को प्रिंसिपल की पेमेंट होगी, राइट। समझ पा रहे? ये बात है। जैसे कि अगर मैं बात कहूं कि जो आपकी बाइक, समझ आई हो, बाइक समझ में आएगा, बाइक का एग्जांपल ले सकते हैं। एक नॉर्मल आप कोई रेफ्रिजरेटर ठीक करवाने के लिए ले गए हैं, स्लिप आपको मेंशन कर दी गई है, उसमें नाम नहीं लिखा, नॉर्मल आपको बता दें कि रेफ्रिजरेटर आपको वापस कब मिलने वाला है, 3 दिन के बाद मिलना, तो उसको कोई भी लेके आ सकता है। बट अगर स्पेशली नाम मेंशन कर दिया, उसने बना रखा है कि यही पर्सन लेके आएगा, तो वो दुकानदार किसी और को नहीं देने वाला, है ना। समझ पा रहे हो? समझ पा रहे हो? जैसे बैंक की कॉपी होती है, बैंक की कॉपी के ऊपर आपका स्पेशल नाम होता है ना, तो वो इंटरेस्ट अमाउंट जो है किसको मिलेगी, जब आप पैसे निकलवाते हो स्पेशली उसी पर्सन को दिया जाता है पैसा जिसकी कॉपी है, उसको बुलाया जाता है, ऐसे कोई नहीं निकालता, है ना। वो बात की जा रही है जब मैं मैनुअली जा रही हूँ, स्पेशली पर्सन जा रहा है बैंक के अंदर पैसे निकालने, ठीक है। तो रजिस्टर्ड बॉन्ड होता है जहां पर वेयर द ओनरशिप इज रिकॉर्ड बाय द इश्यूअर्स, इश्यूअर्स के द्वारा अपने रजिस्टर्ड में भी लिखा जाएगा और उसके जो सर्टिफिकेट इशू किया है उसमें भी उसकी ओनरशिप दर्ज की जाएगी। इंटरेस्ट पेमेंट एंड द प्रिंसिपल रीपेमेंट आर मेड डायरेक्टली टू द रजिस्टर्ड ओनर, जो भी रजिस्टर्ड ओनर है उसी को क्या की जाएगी, उसकी पेमेंट की जाएगी। फीचर्स की बात की जाए तो ओनरशिप रिकॉर्ड होता है, दोनों साइड पता होता है कि हाँ ये कौन है, ये कौन है ना। इंटरेस्ट की पेमेंट किसको की जाएगी, डायरेक्ट ओनर को की जाएगी।
सिक्योरिटी इसमें ज्यादा होती है कि इन केस ये गुम हो जाता है तो इंटरेस्ट की पेमेंट किसी और पर्सन को नहीं होगी, केवल और केवल आप इजिली क्या कर सकते हो, उसकी पेमेंट डायरेक्टली उसके अकाउंट में डाल सकते हो। और दूसरा, आपने कहा कि मेरा जो बॉन्ड है वो गुम हो गया या फिर किसी भी तरीके से ये क्या कुछ भी हो सकता है, तो आप ऑनर को इजिली ट्रेस कर सकते हो। दैट मीन्स मेरे को मान लीजिए किसी XYZ पर्सन का, मान लीजिए टिंकू का ही क्या मिल गया है, मुझे बॉन्ड मिल गया है जो कि रजिस्टर्ड है, मुझे सारी डिटेल उसके ऊपर मेंशन है, तो क्या मैं उस ओनर को इजिली ढूंढ सकती हूँ? यस, ढूंढ सकती हूँ। सो बॉन्ड को आप ट्रेस सॉरी उस ओनरशिप को क्या, ओनर को क्या कर सकते हो, ट्रेस कर सकते हो। ठीक है। अच्छा, बॉन्ड क्या आप इजिली ट्रांसफर कर सकते हो, रिप्लेस कर सकते हो? यस, आप बॉन्ड को ट्रांसफर कर सकते हो, बट उसके लिए जरूरी है कि जो इन्फॉर्मेशन आपने यहाँ लिखी है उस इन्फॉर्मेशन को इस इश्यूअर्स के रिकॉर्ड रजिस्टर में से आपको चेंज करवाना पड़ेगा। राइट, आप अगर सेल कर रहे हो बॉन्ड को तो आप उसको इसका जो इन्फॉर्मेशन है वो चेंज करवानी पड़ेगी। अच्छा, अनबियरर बॉन्ड का मतलब क्या होता है, जहां पर किसी फिजिकल जो सर्टिफिकेट है उसके ऊपर किसी पर्सन का स्पेशल नाम नहीं लिखा होता, बस हाँ पोसेशन होता है, जिसे हम कहेंगे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट 1881 के अकॉर्डिंग हमने पढ़ा था कि ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम इजिली किसी पर्सन को क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। राइट, यहाँ पर किसी भी तरह का ओनरशिप रिकॉर्ड नहीं होता, यहाँ पर पेमेंट और इंटरेस्ट की पेमेंट और प्रिंसिपल की पेमेंट उसी व्यक्ति को मिलेगी जिसके पास ये क्या है, फिजिकल सर्टिफिकेट है, जिसके पास इसका अधिकार है उसी को मिलेगी। ठीक है, तो इंटरेस्ट की पेमेंट होगी है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा रिस्क रहता है कि इन केस किसी से पैसे गुम हो जाता है, सो इंटरेस्ट की पेमेंट उसी को मिलेगी जिसके पास ये सर्टिफिकेट है। ओके, बट यहाँ पे एक फायदा क्या है कि आप ओनरशिप इजिली ट्रांसफर कर सकते हो, यहाँ पे ज्यादा फॉर्मेलिटीज करने की जरूरत नहीं है, जैसे कि हमारा रजिस्टर्ड बॉन्ड के अंदर फॉर्मेलिटीज करने की जरूरत थी। ठीक है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं फिक्स्ड बॉन्ड एंड फ्लेक्सिबल बॉन्ड। फिक्स्ड बॉन्ड का मतलब क्या होता है पता है क्या? फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल ऐसा कुछ नहीं है, फर्क बस इतना है रेट का। अगर आपकी रेट फिक्स है कि रेगुलर बेसिस पे आपको इतने परसेंटेज क्या मिलने वाला है, इंटरेस्ट मिलने वाला है, उसे हम क्या कहेंगे, जल्दी बताओ, उसे हम कहेंगे फिक्स्ड बॉन्ड कहेंगे। अगर वो रेट आपकी क्या है, फ्लेक्सिबल है, तो उसे हम क्या कहेंगे, फ्लेक्सिबल बॉन्ड कहेंगे। दैट्स इट। देखो क्या कहता है, फिक्स बॉन्ड आल्सो नोन एज द फिक्स रेट बॉन्ड कहते हैं, जहां पर आपको इंटरेस्ट रेट क्या होती है, रिमेन द कांस्टेंट थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द बॉन्ड। जब तक बॉन्ड की जीवन रेखा है, मान लीजिए 10 साल है, 20 साल है, 30 साल है, तब तक आपको क्या होने वाला है, इस बॉन्ड की जो रेट है वो फिक्स रहने वाली है। ओके, अच्छा, दिस मीन्स द बॉन्ड होल्डर रिसीव द सेम अमाउंट ऑफ द इंटरेस्ट एट अ रेगुलर इंटरवल अंटिल द बॉन्ड मैच्योर। अब यहाँ पर इस पर्सन को फायदा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है। नुकसान कब होगा, मान लीजिए इसने जब बॉन्ड लिया 5% रेट पर इसको क्या मिलने के लिए इंटरेस्ट सेट कर दिया, जैसे ही बॉन्ड की वैल्यू बढ़ी तो ऑब्वियस ही बात है इसका इंटरेस्ट रेट भी आपको बढ़ने को देखने को मिलेगा, है ना। मैंने कहा कि मार्केट में इसका 10% हो गया, बट इसको तो इंटरेस्ट इस पे मिल रहा है ना, इस टाइम नुकसान हो जाएगा। जब मार्केट में इनकी वैल्यू बढ़ती है तो बॉन्ड होल्डर को भी नुकसान हो जाता है जब हमारे पास फिक्स इंटरेस्ट रेट होता है। इन केस मैं कहूँ कि यहाँ पर 2% हो गई है तो उस टाइम इसको 3% का बेनिफिट होता है कि मार्केट में तो लोग क्या कर रहे हैं, 2% पे बॉन्ड को ले रहे हैं, बट मेरे को तो 5% का ही मिल रहा है। तो स्टेबल इंटरेस्ट पेमेंट होती है, प्रोटेक्शन होता है इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएशन से। वो तब होगा जब आप, अगर मैं कहूँ लो रेट जाती है तब, फॉलिंग द इंटरेस्ट रेट, तब हमें इसका बेनिफिट मिलता है। अगर ये बढ़ गई तो कहीं ना कहीं नुकसान हो जाता है। ठीक है, इजियर फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हैं क्योंकि आपको पता है कि हर साल मुझे 5% मिलेगा ही मिलेगा। जैसे होता है ना कि एक जॉब वाले पर्सन को होता है कि हर साल मुझे जैसे कि नॉर्मल 30,000 सैलरी है, तो मैंने कहा कि हर महीने मेरे पास 30,000 तो आएंगे ही आएंगे। अगर मैं उससे एक्स्ट्रा काम करूंगी तो उससे मेरे को क्या हो जाएगा, मेरे को और एक्स्ट्रा सैलरी हो जाएगी। तो यहाँ पर हमें पता है फाइनेंशियल प्लान हम इजिली कर सकते हैं क्योंकि हमारी जो इनकम है वो स्टेबल है। दैट्स अ रीजन। ओके, नेक्स्ट आता है मार्केट वैल्यू फ्लक्चुएशन। मार्केट वैल्यू फ्लक्चुएशन का मतलब क्या है कि अगर बॉन्ड की रेट क्या मार्केट रेट में रेज हो गया, सो आपके पास जो बॉन्ड है उसकी वैल्यू कम हो रही है ना। मैंने आपको एग्जांपल दिया 10% रेट था, आपकी तो 5% है ना। सो आपके बॉन्ड की वैल्यू तो यूजुअली गिर गई ना, किसके कंपैरिजन में, आज के रेट में। अगर उसकी रेट बढ़ जाती तो इसी कंपैरिजन में उल्टा मैंने करके बताया, 5% हो जाते तो उस टाइम आप 2% हो जाते तो आपको बेनिफिट है, अदरवाइज आपको नुकसान है। ओके, फ्लेक्सिबल के अंदर जस्ट इससे अपोजिट है कि आपको मार्केट के अकॉर्डिंग, मार्केट फोर्सेस के अकॉर्डिंग आपको क्या मिलता है, आपको रेट मिल जाते हैं। अच्छा,
अब बात कर लेते हैं जीरो कूपन बॉन्ड की, और हम बात करेंगे आपके ओके लास्ट रहता है जीरो कूपन बॉन्ड क्या होता है। जीरो कूपन बॉन्ड ये मत समझना कि आपको जीरो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। कूपन बॉन्ड फर्क बस इतना होता है कि जो आपका मान लीजिए इसकी जो फेस वैल्यू है वो एक बॉन्ड की जो वैल्यू है ना वो है 1000 रुपए, ठीक है, बट कंपनी ने आपको वही बॉन्ड कितने में दे दिया, मान लीजिए 900 रुपए में दिया है, ठीक है। अच्छा, मैंने कहा कि ये जो बॉन्ड है मैंने 10 साल के लिया है, ठीक है, 10 साल के बाद वो बॉन्ड आपको क्या मिलने वाला है, 1000 रुपए का मिलने वाला है, ठीक है। खरीदा कितने में था, बाय कितने में किया था, 900 में, बट सेल कितने में होगा, वो आपको पैसे कितने मिलेंगे इस बॉन्ड के, फेस वैल्यू मिलेगी 1000 रुपए। दैट मीन्स जो बीच का जो डिफरेंस है 100 रुपए, ये कहीं ना कहीं आपको बेनिफिटेड हो रहा है, राइट। सो यही होता है जीरो कूपन बॉन्ड। देखने में नजर आ रहा है कि हाँ आपको कूपन रेट कुछ नहीं मिलने वाली, बट हाँ यहाँ पर आपको जो बीच का डिफरेंस है तो है, यहाँ पर इस इन्वेस्टर्स का क्या हो जाता है, बेनिफिट हो जाता है। देखो क्या लिखा हुआ है, जीरो कूपन बॉन्ड आर द बॉन्ड दैट डू नॉट पे द रेगुलर इंटरेस्ट पेमेंट। आपको रेगुलर इंटरेस्ट पेमेंट नहीं होती। अब आपके दिमाग में ये आ रहा हुआ कि मैम केवल 100 रुपए कमाने के लिए हम 10 साल के लिए पैसा इन्वेस्ट करें, नहीं बेटे, आप यहाँ पर एक बॉन्ड नहीं खरीदते, आप ऐसे काफी लाखों बॉन्ड खरीदते हैं, जिसकी वजह उनका जो बीच का डिफरेंस होता है ना, अगर आपने 1 लाख बॉन्ड भी खरीदे तो यहाँ पर 1 लाख तो बॉन्ड हो गए हैं, 100 रुपए यहाँ पे डिफरेंस है। तो इस तरीके का डिफरेंस आपको कहीं ना कहीं आपके लिए प्रॉफिटेबल हो जाता है, लाइक द ट्रेडिशनल बॉन्ड की तरह ट्रीट किया जाता है। इंस्टेड दे सोल्ड एट द डिस्काउंट, आप कंपनी उनको बेचती तो है कितने पे, डिस्काउंट रेट पे, जो उसकी फेस वैल्यू है, मान लीजिए मैंने कहा कि इसकी फेस वैल्यू 1000 रुपए है, आपको वो 800-900 रुपए में दे रही है। कंपनी ने बेचा आपको डिस्काउंट में है, बट रिडीम का कैसे होगा, वो उसकी फेस वैल्यू पे ही होगा। इन्वेस्टर रिसीव द फेस वैल्यू ऑफ द बॉन्ड एट ए मैच्योरिटी, मैच्योरिटी के टाइम उसको फेस वैल्यू ही मिलेगी, उसे कहेंगे जीरो कूपन बॉन्ड। इसका मेन बात क्या रहती है कि यहाँ पर आपको किसी भी तरह का इंटरेस्ट तो नहीं मिलता, बट हाँ जो आप खरीदते हो उस चीज को, बाय करते हो, जब अब देखो यहाँ पे इन्वेस्टर्स है, यहाँ कंपनी तो क्या करेगी, सेल पे करेगी, डिस्काउंट कर पे सेल करेगी, बट ये इन्वेस्टर्स है डिस्काउंट पे बाय करेंगे। ध्यान से समझना, कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम अभी आप बाय बोल रहे सेल करें, ध्यान से समझना, मैं कंपनी तो सेल करती है, इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, बाय करते हैं डिस्काउंट पे। तो यहाँ पे जीरो कूपन बॉन्ड क्या होती है कि यहाँ पर जो कंपनी है सोल्ड करती है एट ए डिस्काउंट पे, और फेस वैल्यू पे उनको पे बैक कर देती है, ठीक है, वापिस में उनको पेमेंट करती है। मैच्योरिटी वैल्यू क्या रहने वाली है, मैच्योरिटी वैल्यू आपकी हमेशा फेस वैल्यू रहेगी 1000, मैंने बोला तो 1000 होगी। कंपाउंड इंटरेस्ट की बात की जाए तो कंपाउंड इंटरेस्ट इवन दो थ्रू द जीरो कूपन बॉन्ड डू नॉट पे द इंटरेस्ट, दे स्टिल प्रोवाइड द रिटर्न थ्रू द डिफरेंस बिटवीन द प्राइस, परचेजिंग का प्राइस होता है और जो मैच्योरिटी वैल्यू होता है, इनके बीच का जो डिफरेंस होता है कहीं ना कहीं उसको हम कहेंगे एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट ओवर द टाइम, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि एक बॉन्ड की जो वैल्यू है, फेस वैल्यू 1000 रुपए है, ठीक है, बट कंपनी ने उसको इशू किया है, बेचा है, ठीक है, वो कितने में बेचा है, डिस्काउंटेड 800 रुपए। तो इनके जो बीच का डिफरेंस है 200 रुपए में, कहीं ना कहीं किसका रिजल्ट निकल के आ रहा है, प्रॉफिट का रिजल्ट निकल के आ रहा है। क्लियर है? उम्मीद करेंगे कि ये बॉन्ड के ऊपर जो चैप्टर था थोड़ा सा लेंथी रहा, बट आपको क्लियर समझ में आ गया हो कि बॉन्ड होते क्या है, और इनके टाइप्स मैंने डिस्कस किए, फीचर्स डिस्कस किए, एग्जाम्पल डिस्कस किए। इन सभी पॉइंट्स के थ्रू आपको ये टॉपिक बिल्कुल अच्छे से क्लियर समझ में आ गया होगा बॉन्ड क्या होते हैं, राइट। अच्छा, अब यहाँ पर हमारा जो टॉपिक है वो कौन सा और क्लियर हो गया, बॉन्ड क्लियर हो गया, डेट हो गया, इक्विटी हो गया, प्रेफरेंस हो गया, इन सभी टॉपिक्स के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। अब बहुत ही छोटे छोटे टॉपिक्स रह गए हैं, 10-10 मिनट के, 5-5 मिनट के। राइट शेयर क्या होते हैं, प्राइवेट प्लेसमेंट क्या होते हैं, शेयर वारंट क्या होते हैं, पब्लिक डिपॉजिट क्या होते हैं, वेंचर कैपिटल क्या होते हैं, इनको भी हम 1 by 1 डिस्कस करेंगे, वो भी नेक्स्ट लेक्चर में। सो प्लीज चैनल पर विजिट कीजिए और अपनी नीड के अकॉर्डिंग इनको आप क्या कर सकते हो, ऑपरेट कर सकते हो। इन वीडियोस को रेगुलर बेसिस पे आपके पास आ रही है। सो उम्मीद करेंगे कि ये जो सीरीज है आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रही होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे। अगर आप ये बॉन्ड के ऊपर नोट्स लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, ₹9 आपको पे करना होगा इस पर्टिकुलर बॉन्ड के चैप्टर के लिए, ठीक है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप ले सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। टीम के साथ कांटेक्ट कीजिए और आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं। ओके, चलिए तो